जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने जीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हम कहानी पढ़ रहे थे और उन्हीं कहानियों के क्रम में आज हमें शुरू करना है उसने कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी उसने कहा था। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ है। 15 में हुआ था, जो कि सरस्वती पत्रिका में छपी थी। फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित ये कहानी है। इससे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म जो हुआ था जुलाई 1883 में जयपुर में हुआ था। इनका निधन जो हुआ था 39 वर्ष की उम्र में बनारसी में हुआ था। इनकी प्रमुख कहानियां 3 हैं और इन्हीं 3 कहानियों से इनको प्रसिद्धि मिली थी, जिसमें कि पहला है उसने कहा था, जो कि 1915, सुखमय जीवन 1911, बुधू का कांटा 1914 और एक समालोचक नाम की पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। अगर इसके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं तो प्रमुख पात्र है लहना सिंह, जो कि 77वीं बटालियन में जमादार है। सूबेदारनी है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। एक है बोधा सिंह की माँ और दूसरा क्या है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी का पति। तीसरा कौन सा है वजीरा, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक। लपटन साहब रेजिमेंट में अफसर है। महा सिंह शाम सिंह सिपाही है। अंतर सिंह सूबेदारनी के मामा है। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। उसके बाद से अब्दुल्ला लपटन साहब का खानसामा है। पोलूराम कौन सा है, डाक बाबू है। अब क्या होता है ना, कई बार कहानी में आए गए स्थानों के नाम भी पूछ लेता है क्रम के अनुसार, तो उसको हमें अभी से देख लेना होगा। और इस क्रम में हम देखेंगे, सबसे पहले नाम आया अमृतसर का, फिर मगरे, मांझे, गुरु बाजार, जगाधारी, उसके बाद से लॉयलपुर। और ये सब देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे भी सवाल बनता है। लैलपुर जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था, उसके बाद से मांझे में लाना का घर है। मगरे में सूबेदारनी का घर है, यानी वो जो लड़की मिली थी उसका घर है। गुरु बाजार लाना के मामा का घर है। उसके बाद से ना इस कहानी से जुड़ी कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। यह क्या है, पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक में इसका प्रयोग किया गया है। प्रेम का आदर्श रूप का चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी। उसके बाद से देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं वीर की विभीषिका का चित्रण इस कहानी में मिलता है। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी को शुरू करते हैं। रहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के, गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। यानी अमृतसर आ गया ना पहले ही। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों में उंगलियां ने ही को ही सताया हुआ बताते हैं। संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक को सीधे चले जाते हैं, तब अक्सर ही उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने बिना किसी को हट ना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली में ये नमूने, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मों वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। इन पंक्तियों को ना आप अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, हट जा कर्म वाली है, हट जा पूता प्यारी, बच जा लंबी वाली है। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्र प्यारी है, लंबी उम्र है, तेरे सामने तू है, तू क्यों मेरे करना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच होकर एक लड़का एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया और रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार देसी से गूंथ रहा था, जो सिर भर गीले पापड़ की गड़ूड़ी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं।
लड़की बोलती है मेरे मामा के यहाँ आया है, उनका घर गुरु बाजार में है। देखेंगे तीनों नाम आ गया, माझी, मगरे और गुरु बाजार, 3 जगह का नाम आ गया, हमारे 4 जगह का नाम आ गया, याद रखेंगे। इतने में दुकानदार निकला और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ी और लड़का मुंह देखता रह गया। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, एक पंजाबी शब्द है, सगाई होता है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ साल? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में उड़ेल दिया और सामने नहाकर आते हुए किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये आप देखेंगे, ये भी इंपोर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं। राम राम, यह कोई लड़ाई है? दिन भर रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। 2-2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लाना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सहारा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये इंपोर्टेंट पंक्ति हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पंक्ति है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मारना नसीब न हो। कहीं के कलों के घोड़ों संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सपना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लाना सिंह ने बोला, पर क्या करें, हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ चमड़े की बावलियों सिक्के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल लो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई की ओर बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये भी आप देख लेंगे, इंपोर्टेंट पंक्ति है, इसको भी नोट्स में सम्मिलित कर लेंगे। फिर अगला क्या है कि हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फले के बुट्टे लगाऊंगा। तो ये भी देखेंगे कितना जमीन मांगा था, 10। ठीक है, और क्या लगाएगा, फलों के बुट्टे लगाएगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लो, या वही दूध पिलाने वाली फरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीती, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है?
अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल में उसे उड़ाते हो और सिपाही के सहारे गुजर करते हो, सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, उस अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मानते पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलील की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम की पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्रियोरी चढ़ाकर कहा, क्या मारने मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर में पिशोर न जान दिए कर लेना लौंदा, लौंगा द व्यापार मारिए कर लेना ना, नाड़ेदा सौदा आड़िए। ये एक पंजाबी सॉन्ग है, आप देख लेंगे, 5-6 लाइनें की है, ठीक है, वहाँ पे वो गाता है। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है कि दे देगा और बोलेगा कि ये किस कहानी में कहानी का गीत है, क्योंकि कई बार कार्नेलिया वगैरह से गीत बना है, ठीक है। तो कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवाली सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बुद्धा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लाना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सो रहा है। लाना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। नहीं ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैमे। गुरु उनका भला करे। यों कह लाना अपने कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यों कह नहीं और कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खाकी कोट और चीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन लपटन साहब? हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी को छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लाना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया और मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लपटन साहब जो थे ना, 5 वर्ष से, कितने वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे? 5 वर्ष से रेजिमेंट में थे। सवाल ये भी बन सकता है, आप इसको ऑनलाइन के रूप में ना नोट्स में सम्मिलित कर ले ऊपर। इससे फायदा ये होगा ना कि इससे जो सवाल बनेगा उसका जवाब आप दे पाएंगे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने वो नील गाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी नहीं थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पट्टे में लगी। ऐसे अफसर के साथ खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना,
आपने कहा था ना कि रेजिमेंट की मैस में लगवाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लाना 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन है? वजीरा सिंह। हाँ। क्यों लाना सिंह? क्या क्यामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ। क़यामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए हैं। धोखा है। सूबेदार हुए कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, और पता तब तक न खड़के देर मत करो। हुक्म तो यही है कि ऐसी तेरी हुक्म कि मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है कि मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख तो 1.25 लाख के बराबर होता है ना। चले जाओ। ये इंपॉर्टेंट पक्ति है, इसको भी आप शामिल कर लेंगे। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। इसको आप क्या करेंगे ना, इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है? लौट कर आई। खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों के जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया, ताकि आगे के सूत की गुथी थी जिसे सिकड़ी के पास रखा और बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुथी रखने लगे। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मन गॉड कहते हुए चित हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखी कि सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगधारी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यहाँ यह तो कहो, ऐसी सफ उर्दू कहाँ से सीख गए? हमारे लप्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। असली लैप्टन साहब बहुत साफ उर्दू नहीं बोल पाते थे। हाँ, बात सही है, वो तो दिख ही रहा है स्पष्ट। लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लाना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतना बरस लप्टन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए कि एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ पढ़ करके उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं और गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो वो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य होने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। डाक बाबू पोलू राम था ना उसमें। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। हेनरी मार्टिन देखेंगे, एक नाम आया है लहना की, हेनरी मार्टिन, ठीक है। बुद्धा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। यहाँ देखेंगे, लाना ने इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन। कितने जर्मन आए थे? 70। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावों को रोका, दूसरों को रोका। यहाँ थे 8। लाना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था और वे 70।
अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से ही मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। ये आप देखेंगे, इसको भी आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लेंगे। अब हम आगे बात करेंगे। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत हो रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल आई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो 2 ढाई कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लाना सिंह की जांघ में पट्टी बांधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था, वो गाड़ी में लिटाया गया। लाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लाना ने कहा, तुम्हें बुधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होंगी ना। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है ही। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखे तो मेरा माथा टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाना का हाथ पकड़कर बोला, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। आज अब आप अपनी गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लाला सिंह 12 वर्ष का है। हाँ, यहाँ से देखिए लाला सिंह का उम्र क्या है। लाला सिंह का उम्र 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसने एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जो लड़की थी उसकी उम्र कितना था, 8 वर्ष था। इसको आप नोट्स में उधर सम्मिलित कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एज तो बहुत पूछता है नेट। जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कर कर लड़की भाग जाती है। एक दिन उसने ऐसा ही पूछा था कि, तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाली सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लाना सिंह 77वीं राइफल में जमादार हो गया है। उसने 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमों की पैरवी करने वो अपने घर गया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम मतलब युद्ध होता है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं बुधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लाना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो मैं कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना और कहना, आशीष सोनी। और लाना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी भुट्टो वाली सालू। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का वह घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था।
स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लॉयलपुर में जमीन दी है, लॉयलपुर में जमीन दिया है, देख लेंगे। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी। जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे भी बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। यानी कि तांगे वाले का जो घोड़ा था ना, वो कहाँ बिगड़ा था, इसको भी याद रखने के लिए आप इसको वन लाइनर में नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना मेरी ये इच्छा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओगरी में चली गई। नाना भी अपनी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दो, उसने कहा था। लाना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दो बस। अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में मैंने उसी में इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे, टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची के मैदान मैदानों में घाव से मेरा मरा। नंबर 77 सिख जमादार लहना सिंह। तो ये रही कहानी। और यहाँ से देखेंगे कहानी जो है वो ख़त्म होती है। तो इसमें क्या है कि उसने कहा था, यानी कि जो सूबेदारनी थी, उसने कहा था कि मेरे हस्बैंड की रक्षा करना, और उसी क्रम में ये मारा जाता है। और ये उस कहता है उससे जो है कि जाकर उससे कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो ये एक ऐसी कहानी है। अब हम यहाँ पे ना इसकी प्रमुख पंक्तियाँ देखेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ से आप पंक्तियाँ भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से देखेंगे, पंक्ति आ गया। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगावें। हट जा जेड़े जेड़े जोंगी, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पूता प्यारी है, बच जा लंबी उम्र वाली है। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आने चाहती है, बच जा। फिर अगले कुछ पंक्तियां देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पंक्तियां एग्जाम में बनता है, दे देगा, बोलेगा ये पंक्तियां किस कहानी की है। कई बार तो पंक्तियों का क्रम लगाने के लिए दे देता है। तो जो व्यक्ति गहराई से नहीं पढ़े रहेंगे उनका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप गहराई से पढ़ो, नोट्स बनाओ। आप शॉर्टकट विधि जो है ना अपनाएं, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट होना बड़ी मुश्किल है। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, तेरी कुलमाई हो गई। पर इस पर लड़की आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, हमारे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्तियां मैंने वहां भी आपको बोला था अंडरलाइन करने के लिए। अगला है, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। हाँ, देश देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बुट्टे लगाऊंगा। जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल में उसे उड़ाते हो। आप सिपाही के सहारे गुजर करते हो, सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, और पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। फिर आगे देखेंगे, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा भाई। किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आम के पेड़ की छाया होगी। ये प्रमुख पंक्तियां हैं। फिर यहाँ भी एक प्रमुख पंक्ति है, और यहाँ भी देखना, ये सब पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना चर्चा नहीं कर रहा हूँ। फिर आगे देखेंगे। अब देखेंगे, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले के घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्त के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। उसके बाद से ये रही प्रमुख पंक्तियां, अगर आप देख लिए। अब देखिए, ये पिछली बार जो एग्जाम में हुआ था ना, उसमें
इसमें इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए कितना डीपली ये क्वेश्चन गया है, ठीक है। तो क्या रहा है कि उसने कहा था कहानी के आधार पे, ये जून 2025 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका पेपर है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है ताकि आप देख लें और आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या है कि उसने कहा था कहानी के आधार पे कौन सा कथन सत्य है। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, बिल्कुल सही है। ये भी वृद्धा से टकरा करके अंधे की उपाधि पाई, ये भी सही है, ठीक है। कह रहा है कौन कथन सत्य है। उसके बाद से कह रहा है कि एक छावड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई, ये भी सही है। लड़के पर पत्थर नहीं, कुत्तों पर पत्थर मारा, कुत्तों को मोरी में ढकेल दिया, नहीं, ये भी दो गलत, ए बी सी सही है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें ऑप्शन में कहीं है क्या ए बी सी, तो तीसरा में है ए बी सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट जो कि आप देख लेंगे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस का, तो हम लोग के सिलेबस जो चल रहा था यूजीसी नेट के लिए, जिसमें कि हम कहानी पढ़ रहे थे, तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें हो चुकी हैं, दुलाई वाले हो चुके हैं, एक टोकरी पर मिट्टी हो चुका, कानों में कंगना हो चुका, राजा निर्बंसिया हो चुका, पिता हो चुका, परिंदे हो चुका, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत हो चुका है, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर मातादीन चांदपुर हो गया, मारे गए गुलफाम हो गया, लाल पान की बेगम हो गया, कोसी का कटवार हो गया, आकाशदीप हो गया है, गैंग्रीन हो गया है, और आज चल रही है कहानी उसने कहा था। अब और 4 कहानियां बच गई हैं जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। प्लेलिस्ट रेडी है, आप अपना मेहनत करते रहिए ईमानदारी से, सिलेक्शन आपका अवश्य होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।